नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। हम आज बात करेंगे राहुल गांधी के तूफानी भाषण की। हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की, जातिवार गणना की। हमारे साथ लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी हैं। राहुल गांधी का वह भाषण जो कल लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान लगभग 45 मिनट तक उन्होंने तूफानी भाषण दिया और उनके भाषणों से पूरा सत्ता पक्ष तिलमिलाता रहा। तो आइए पहले हम उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा आपको पहले दिखाएं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। तो ये राहुल गांधी के भाषण का छोटा सा हिस्सा था जिसमें वे कह रहे हैं कि जो चक्रव्यूह है उसको हम तोड़ेंगे और वह चक्रव्यूह टूटेगा जातिवार जनगणना से। एक तरफ बीजेपी और एनडीए हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक के जो की पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी सामाजिक न्याय और फिर जातिवार गणना की बात लगातार उठा रहे हैं। जिस दौर में पूरा मंडलवाद नेता, अंबेडकरवादी नेता, सोशल जस्टिस वाले नेता या पार्टियां कमंडल में समाहित होते जा रहे हैं, उस दौर में राहुल गांधी लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जातिवार गणना की बात कर रहे हैं। एक ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊं, इसी से जुड़ा हुआ है, फिर हम चर्चा आगे करते हैं। ये ट्वीट है 30 जनवरी 2024 की। सामाजिक और आर्थिक न्याय आज समय की मांग है और जातिगत जनगणना उस दिशा में पहला कदम। भाजपा नहीं चाहती ऐसा हो क्योंकि वह देश को चलाने में वंचितों की भागीदारी के खिलाफ रही है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं जो समय की मांग है और उसके लिए जातिवार गणना आज की मांग है। क्या कहेंगे प्रभात जी आप? देखिए, जाति जनगणना को लेकर जो राहुल गांधी का कमिटमेंट लोकसभा में आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ी जाति से जुड़े हुए पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको इसका समर्थन करना चाहिए। उनको इस सवाल पर सोचना चाहिए, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 9वीं अनुसूची में जो बिहार सरकार जनगणना को, जातीय जनगणना के बाद पिछड़ी जाति के आरक्षण को बढ़ाने के लिए जो कवायद की 65% यहाँ आरक्षण किया गया और उस पर रोक लगाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार तो कर लिया है सुनवाई के लिए, लेकिन स्टे करने से इनकार कर दिया है। तो अंतिम अदालत जनता की अदालत होती है और संसद एक बड़ा मंच है जनता की आवाज का, जहां जनप्रतिनिधि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दा होता है, इस देश का मुद्दा होता है, वहां चर्चा होती है। वर्तमान सरकार इन चर्चा से लगातार भागती रही है और उनका लक्ष्य, उनका केंद्र कहीं ना कहीं अलग रहा है। वो धर्म पर आधारित राजनीति करती रही है और वो धर्म की बात करती रही है और धर्म में जाति को समाहित कर लेने का उनका प्रयास रहा है।
तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो पहला प्रयास हुआ और बिहार में जो भी जातीय जनगणना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो अपनी सरकार के दौरान कराया, उस समय कांग्रेस का भी समर्थन था और वामपंथी पार्टियां भी साथ थी। वैसे इस सवाल पर जब यह निर्णय लिया गया था, उस समय भाजपा भी कहीं ना कहीं सरकार में नीतीश कुमार के थी, लेकिन जिस समय यह कराया गया और इसका जो प्रतिफल प्रकाशित हुआ, उस समय जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया, उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कमंडलवाद बढ़ा है और जिस तरह से मंडल के लोगों को गुमराह करके उनको दिग्भ्रमित करके अपनी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, समरस समाज बनाने की बात हो रही है, समरसता का सपना दिखाकर कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों से भटकाव की एक कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का यह भाषण पिछड़ों को ताकत देता है, उसके इस मुद्दे को, उसके इस जरूरत को। और वो जब यह बात कह रहे हैं कि मैं इसे करके रहूंगा, एमएसपी और जातीय जनगणना जिनसे कुछ लोगों को डर लगता है, मैं उसे लोकसभा में मेरी सरकार अगर बनी तो मैं इसे पास कराऊंगा, एक स्वागत योग्य भाषण है। लेकिन जब जब राहुल गांधी जातिवाद गणना की बात करते हैं तो जो विपक्ष मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वे इतिहास में ले जाते हैं कि जब आपकी सरकार थी और 70 साल की बात करते हैं, जब 70 साल में बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी, तो लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना उसने कराई और फिर सामाजिक न्याय की बात करी। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात महत्वपूर्ण है, मैं आपसे कहना हो, मनुष्य वर्तमान में जीता है और वर्तमान की सोचता है और वर्तमान में ही सारे फैसले होते हैं। भूत से लोगों को सीख लेने की जरूरत है और भविष्य को बनाने का प्रयास होना चाहिए। भूतकाल में कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस से क्या गलतियां हुई, तो उसकी सजा भी कांग्रेस को मिली है। और कांग्रेस से अगर वह गलती नहीं हुई होती तो आज कांग्रेस सत्ता से वंचित नहीं होता। तो सत्ता से वंचित होकर कांग्रेस उस फल को प्राप्त कर चुका है जो पिछड़ों के कहीं ना कहीं जो उनको झटका लगा था, उनका मन दुखी हुआ था, उनका विश्वास टूटा था, उनका मनोबल टूटा था, उससे जो भी प्रभाव पड़ा और उसके कारण जो दूसरी शक्ति भारत में आई और वो सत्तारूढ़ हुई है, वो इसका परिणाम है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा पहले खुलकर इस मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर अपनी बात नहीं कहती थी। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब तक पिछड़ावाद का या जो भी पिछड़े थे उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं था, परोक्ष रूप से विरोध था। भारतीय जनता पार्टी और माने जो भी समाजवादी दल थे, वो दोनों में एक समझौता था कि भाई आप अपने रास्ते जाइए और हम अपने रास्ते जाएंगे, हम सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलेंगे। और कॉमन मिनिमम एजेंडा था और जॉर्ज फर्नांडिस इसके संयोजक थे और पूरा का पूरा अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार इसी रास्ते चला। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं भारत की सत्ता में, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से यह कॉमन मिनिमम एजेंडा खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को प्रामुख्यता दी जा रही है और हिंदुत्व ही सर्वोपरि है। जातीय जनगणना का विरोध किया जाता है और जातीय जनगणना, इसके पीछे उनका वोट बैंक है, उनके लोग हैं। उनका मानना है कि जो वोट बैंक उनको 100% वोट करता है वो इसका विरोधी है, वो पिछड़ों का विरोधी है। निश्चित तौर पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सवर्ण पिछड़ों के विरोधी है, कि उनको आरक्षण से नफरत है, वो दलित का आरक्षण हो या अल्पसंख्यकों को कोई विशेष लाभ देने का मुद्दा हो। वो सारी सुविधा जो अनंत काल से सत्ता में होने के कारण, सारे सुख सुविधा को उपभोग करने के आदी होने के कारण जो अब तक उनकी परंपरा रही है, वह उसी परंपरा में जीना चाहते हैं।
वो अपने से छोटों को आगे नहीं लाना चाहते हैं। उनकी बढ़ोतरी और उनको समान कुर्सी देना या समानता प्रदान करना उनका कोई लक्ष्य नहीं। 10 साल के शासनकाल में भी जिस तरह से भारत की संसद की स्थिति रही है, पहला मौका है जब संसद में कोई विरोधी दल का नेता बोल पा रहा है, कोई विरोधी दल का सांसद या कोई व्यक्ति बोल पा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि सामाजिक न्याय और दलित समुदाय से आने वाले लोग इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं तरफदारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री और ऐसे लोगों की जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं। तो सामाजिक न्याय के लोगों को यह सोचना होगा कि वो आखिर अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर लड़ना चाहते हैं तो उनका एकदम स्पष्ट, जब कोई भी चुनाव होता है, कोई भी मतदान होता है, तो उनका फैसला भी उसी तरह पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। जातियों का सर्वेक्षण करने की बात हो रही, जनगणना की बात, जातीय जनगणना की बात हो रही है, उसका जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, आरक्षण का विरोध हो रहा है, पिछड़ों का विरोध हो रहा है, जबकि इसी के बदौलत कोई भी सरकार बनी हुई है, अभी भी जो वर्तमान सरकार है उसमें एक बड़ी भागीदारी पिछड़ों की है। इससे तो आप नहीं इनकार कर सकते हैं। सिर्फ अगरी जाति के बदौलत यह सरकार तो नहीं बनी हुई है, इसमें दलितों की भी भागीदारी है। तो अगर इस तरह से अगर लोग अपने हित के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोचेंगे। देखिए, एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जो भी पिछड़ों के साथ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। यह एक खुशी की बात है कि उसी रास्ते से चलकर आए राहुल गांधी इस बात को अब बहुत मुखरता के साथ उठा रहे हैं और वो सामाजिक न्याय के साथ हैं और जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। लेकिन जो एक बड़ा वर्ग है जो इसका विरोधी बनी हुई है, उसके खिलाफ हमारा फैसला अगर स्पष्ट नहीं होगा, हमारा विरोध स्पष्ट नहीं होगा, अगर नीतीश कुमार 9वीं अनुसूची के लिए कहीं संघर्ष कर रहे हैं, संसद में जो हमारे सांसद गए थे चुन के, जो नीतीश कुमार के पार्टी के हैं, उनको इस सवाल पर बोलना चाहिए। लेकिन उनके पार्टी में भी बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो भीतर से सामाजिक न्याय को नहीं पसंद करते हैं, जातीय जनगणना को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उसी जनता दल यूनाइटेड के नेता की छवि और उनके वोट के बदौलत वहां चुनकर पहुंचे हैं। कैसी कैसी बात होती है, कैसी कैसी जातीय टिप्पणी हो रही है बिहार में इस 2024 के चुनाव के बाद। कई सांसद का किस तरह तीखा बयान आ चुका है आपके सामने है। किस तरह से कुछ माने दलित के नेता, कुछ पिछड़ों के नेता सिर्फ मंत्री बनाए दिए जाने के कारण कसीदा कस रहे हैं प्रधानमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ। तो इस तरह की बातें स्पष्ट दिख रही है। सामाजिक न्याय अगर मजबूती से करना है, देखिए दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस तो दोषी रहा ही, लेकिन जो सामाजिक न्याय से जो निकली हुई पार्टियां रही, जो समाजवादी पार्टियां रही, वह भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जिस मजबूती से पूरे देश में अपनी लड़ाई को बढ़ाना चाहिए था, इसको मजबूत करना चाहिए था, यह जो अधूरी लड़ाई थी उसको पूरा करने का उनके कंधे पर जिम्मा था, जिसको उन्होंने नहीं पूरा किया। कहीं ना कहीं वो परिवारवाद में लग गए, अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता में लग गए। इसी का दुर्भाग्य है कि यह लड़ाई कमजोर हुई और मंडल छोटा पड़ा और कमंडल भारी पड़ गया। यह एकदम स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। पिछले 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण गरीब हुआ और अमीर हुआ है, यानी गरीबों और अमीरों के बीच फासला बढ़ गया है। सारे देश की संपत्ति को चंद अमीरों के हाथ में दे दिया गया है। ये हमारे
संविधान की मंशा और समतावादी समाज के लक्ष्य के खिलाफ है। अतः हमारी नीतियां गरीबों के पक्ष में भी होनी चाहिए। जातिगत जनगणना SC ST OBC यानी कि जो बहुजन समाज के लिए आज जीवन मरण का प्रश्न है, इसके बारे में कोई बात बजट में नहीं की गई है। इसके बाद जनसंख्या के अनुपात में बहुजन समाज को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है समतामूलक समाज का पूरा होगा। निश्चित तौर पर ये जो भाषण है चंद्रशेखर का, ये मैंने आई ओपन करने वाला है। ये दलितों के आंखों की रोशनी बन सकती है और उनके समाज के जो नेता हैं उनका सही चेहरा अगर इस रोशनी में देखा जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि वो सत्ता के लिए किस तरह से वह अपने आप को, अपनी जमीर को किस तरह से गिरवी रखते जा रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना के साथ साथ जिस तरह से बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, अग्रणी जातियों के भी गरीब लोगों का पता लगाया गया, उनके जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी भी गणना हुई है और सब कुछ पता चला। अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना के साथ पूरे स्टेटस का सर्वेक्षण अगर कराया जाए तो उससे सभी लोगों के स्थिति को साफ साफ सामने लाया जा सकता है। इसमें जो विरोध हो रहा है, ये विरोध वही 10% लोग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं मुख्य रूप से। इसके सबसे बड़े विरोधी वही है जो 90% का रोटी अपने मुंह में डालना चाहते हैं, 90 पैसे का जेब का पैसा अपने जेब में डालना चाहते हैं। ये सारे वही लोग हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि वो आर्थिक विषमता तभी दूर होगी जब उनका आर्थिक सर्वेक्षण होगा, और आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ जातीय जनगणना भी जरूरी है। जिसकी जितनी ताकत है वो भी दिखेगी, जिसकी जनसंख्या जितनी है वो भी दिखेगी। जनसंख्या को नहीं दिखने देना, जबरदस्त जबरन रोक के रखना, ये तो एक तानाशाही ताकत हो मैंने प्रयास हो सकता है कि तानाशाही कोशिश है कि जिसके कारण एक कुछ लोग हैं जिनको दबा के रखना है और कुछ लोग हैं जिसको मजे में, अपने मजे के लिए कमजोर लोगों को दबाना है। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी राष्ट्र के तरक्की और विकसित भारत जो 20,047 तक बनने की बात हो रही है और 30 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी की बात हो रही है, तो बिना समता मूलक समाज के ये संभव नहीं है। समाज में समता चाहिए। आर्थिक विसंगति को दूर करना, आर्थिक विसंगति को दूर करने के लिए सभी वर्गों को मजबूत करना होगा। जो भी लोग कमजोर हैं उनकी मजबूती जरूरी है। मैं अंत में एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, आपकी आवाज कट गई है, कि जो कांग्रेस के भीतर, राहुल गांधी के भीतर जो कुछ लोग हैं जो इस धारा को और इस सिद्धांत को कमजोर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना के रास्ते में बड़े बाधक और रोड़ा है, राहुल गांधी को उनको भी देखना चाहिए। और वैसे तमाम दल जो सामाजिक न्याय के बदौलत आज सत्ता में है या सत्ता के लिए प्रयासरत है, उनको भी वैसे लोगों को देखना चाहिए जो इस रास्ते में बड़े रोड़ा बने हुए हैं और उनके थिंक टैंक में शामिल है। इसके बावजूद तो ऐसे लोगों से मेरे विचार से परहेज करने की जरूरत है, या उनको ये समझाने की जरूरत है कि ये जो जरूरत है इस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 20,047 तक अगर भारत को विकसित राष्ट्र होना है, कोई किसी पार्टी को, किसी दल को अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए समानता जरूरी है और आर्थिक विषमता को दूर करना ही होगा। और यह आर्थिक विषमता तभी दूर होगी जब उनके मुद्दे और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।